दो ग्रहों का कॉम्बिनेशन हो तो हमें पितृदोष लगता है। जैसे सन के साथ राहु हो, सन के साथ केतु हो या सन के साथ शनि हो। अब हम देखेंगे किस ग्रह की वजह से पूरी तरह पितृदोष बनता है। अब अगर आप यहाँ पांचवें घर में देखें, पांचवें घर में सन के साथ केतु कंजंक्शन में है। सन और केतु अगर एक साथ किसी घर में बैठे हों युति बनाकर, तो इससे कहा जाता है पितृदोष लगता है, लेकिन पूरी तरह से पितृदोष नहीं लगता है। पितृदोष के कुछ लक्षण पाए जाते हैं। और अगर सन के साथ शनि हो तो भी कहा जाता है पितृदोष के कुछ लक्षण पाए जाते हैं, बट इसे भी हम पूरी तरह से पितृदोष नहीं कहते हैं। लेकिन अगर सन के साथ राहु बैठा हो तो इसे पूरी तरह से पितृदोष माना जाता है। कैसे? सन, और यहां मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ सन ग्रह से नहीं लगता है, सिर्फ अगर आपका सूर्य ग्रह नीच का हो तो भी इसे पितृदोष नहीं माना जाता है। यहाँ मैं इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपका सूर्य ग्रह नीच का है तो उसे हम पूरी तरह से पितृदोष नहीं कहते हैं। पितृदोष होने के लिए सन को कंजंक्शन में होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं, अगर सन केतु है तो भी पूरी तरह पितृदोष नहीं है, सन शनि है तो भी पूरी तरह से पितृदोष नहीं है। लेकिन अगर सन नीच का भी है और वो राहु के साथ कंजंक्शन बना के बैठा है तो हम इसे पितृदोष कहते हैं। अब यहाँ मैं कुछ चीजें और क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर सन के साथ राहु हो या सन और राहु का किसी तरह का कोई संबंध बन रहा हो, आपसी रिलेशन हो, आपसी दृष्टि हो, जैसे सन के ऊपर अगर राहु अपनी दृष्टि डाल रहा है तो भी इसे पितृदोष में हम मान सकते हैं। और अगर आपका सन नीच का है, अगर सन जिस डिग्री पे है राहु भी सेम डिग्री पे है और तब राहु अपनी दृष्टि सन के ऊपर डाल रहा हो तो इसे हम 100% पितृदोष मानते हैं। तो इस